बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय है 4 और हमारे जो लेखक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। बच्चों, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई एक कृति शिव शंभू के चिट्ठे से ये कृति ली गई थी विदाई संभाषण, जिसमें हमने पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने ये जाना, सर्वप्रथम हमने बाल मुकुंद गुप्त का क्या पढ़ा, जीवन परिचय और कृतित्व परिचय पढ़ा, और तत्पश्चात शिव शंभू के चिट्ठे जो इनकी लिखी हुई कृति थी उसमें से एक रचना ली गई थी और उसका नाम था विदाई संभाषण। बच्चों, उस विदाई संभाषण के अंतर्गत हमने ये जाना कि किस प्रकार वो एक व्यंग था और उस व्यंग को किस प्रकार लॉर्ड कर्जन के ऊपर बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा किया गया था। जब लॉर्ड कर्जन क्या कर रहे थे, भारत से वायसराय पद से अपना इस्तीफा देकर के इंग्लैंड जा रहे थे। ये उस वक्त की एक लिखा हुआ व्यंग है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार जब लॉर्ड कर्जन भारत से जा रहे हैं तो भारतवासियों के मन में कौन कौन सी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हो रही है, और इसके रूप में इसमें एक व्यंग का पुट दिया गया है। तो बच्चों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक आरोह है उसके अंतर्गत जो ये व्यंग आया है विदाई संभाषण, उसके कुछ अभ्यास प्रश्न आए हैं। उन अभ्यास प्रश्नों को हम यहाँ आज करने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। जब हमने ये पाठ पढ़ा था विदाई संभाषण, तब ये एक कहानी आई थी कि शिव शंभू के पास में 2 गायें थी। मतलब बाल मुकुंद गुप्त व्यंग करते हुए लॉर्ड कर्जन को बता रहे हैं कि शिव शंभू नाम के व्यक्ति के पास 2 गायें थी। एक गाय बलवान थी, एक गाय कमजोर थी। दोनों साथ साथ रहती थी। बलवान जो गाय थी वो कई बार क्या करती थी, कमजोर गाय को टक्कर देती थी, उसे परेशान कर थी। एक बार क्या हुआ कि उस बलवान गाय को किसी पुरोहित को दान कर दिया गया, तो उस बलवान गाय के जाने से जो कमजोर गाय थी उसे बड़ा दुख हुआ और वह पूरे दिन भूखी प्यासी खड़ी रही। तो यहाँ ये व्यंग किया गया है लॉर्ड कर्जन के ऊपर कि आप तो उस बलवान गाय के समान हैं और भारत की जो जनता है वो उस कमजोर गाय के समान है। लेकिन आज आप जा रहे हैं, जिस प्रकार पुरोहित को बलवान गाय दे दी गई थी, आज आप अपने देश वापस जा रहे हैं, तो भारत की जो दयालुतापूर्ण जनता है वो किस प्रकार दुखी हो रही है। तो शिव शंभू की 2 गायों की कहानी, इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। इसके माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि भारत के लोग विदाई के समय दुख अनुभव करते हैं, चाहे वो विदाई उनके दुश्मन की ही क्यों ना हो। भले ही वे आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, किंतु उन्हें अपने साथी से बिछुड़ने का गम होता है। मतलब दोनों गायें थी, बलवान गाय कमजोर गाय को परेशान करती थी, जिस प्रकार लॉर्ड कर्जन भारतवासियों को परेशान करते थे, लेकिन बलवान गाय के जाने पर उस कमजोर गाय को बहुत दुख हुआ। उसी प्रकार आज आप लॉर्ड माय लॉर्ड आज आप जा रहे हैं, लेकिन मेरे भारतवासी आज आपके जाने से बहुत दुखी हैं। लॉर्ड कर्जन और भारतवासियों को शिव शंभू की 2 गायों का प्रतीक मानकर यदि देखें तो इनमें से लॉर्ड कर्जन जो है बलशाली गाय है। मैंने आपको बताया लॉर्ड कर्जन किसका प्रतीक है, बलशाली गाय का, और भारतवासी हैं जो है दुर्बल गाय का प्रतीक है। आज शक्तिशाली गाय यानी लॉर्ड कर्जन उनसे बिछुड़ रहे हैं, इसलिए कमजोर गाय यानी कि भारतवासी दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि हमारी यहाँ जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे भारतीयों के मन में जो दयालुता की भावना है वो जग प्रसिद्ध है और वो यहाँ सबको दिखाई दे रही है। भले ही लॉर्ड कर्जन की रीति नीति उन्हें नापसंद रही हो, यानी लॉर्ड कर्जन की जो रीति नीति थी वो भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आज जब लॉर्ड कर्जन भारत से जा रहे हैं तो भारत की जनता दुखी हो रही है। हमारा अगला प्रश्न है, आज करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? देखो बच्चों, जो ये ऐतिहासिक घटना है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। ये जो ऐतिहासिक घटना है ये बंग भंग की घटना है, यानी बंगाल के विभाजन की घटना है जो 1904 में लॉर्ड कर्जन ने कर दी। इसकी कहानी ये थी कि जब लॉर्ड कर्जन दोबारा वायसराय बन के भारत आए तो उन्होंने देखा बंगाल में स्वाधीनता के लिए बहुत अधिक आंदोलन होते थे और बंगाल में 8 करोड़ की जनता थी और बंगाल का जो एरिया था वो भी काफ़ी बड़ा था, और जो अंग्रेज का प्रतिनिधि होता था वो एक प्रतिनिधि एक राज्य के ऊपर शासन करता था। तो एक प्रतिनिधि से ये पूरा बंगाल संभल नहीं पा रहा था और लोग वहाँ स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे थे। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने अपनी रीति नीति चला करके बंगाल के 2 विभाजन कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लोगों के यानी कि जो बंगाल की जनता थी वो और पूरे भारत की जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बंगाल का विभाजन हो, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने किसी की भी नहीं सुनी, अपनी प्रजा की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन कर दिया।
बच्चों, पश्चिमी बंगाल जो है आज वर्तमान में बांग्लादेश है और पूर्वी बंगाल हमारे भारत में है। तो ये उस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। यहाँ देखो, यहाँ लेखक ने बंग की उस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है जिसके चलते लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन दो भागों, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल है जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है, के रूप में कर दिया। बंगाल की 8 करोड़ की जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया, पुरजोर यानी बहुत अधिक विरोध किया, किंतु लॉर्ड कर्जन ने जनता की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के अंदर दया का भाव बिल्कुल भी नहीं था। वो तो यहाँ केवल अंग्रेजों का वर्चस्व बनाने आए थे और अंग्रेजों का राज भारत पर जमाने आए थे। पूरे भारत में भी इसका विरोध हुआ और इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता का संचार हुआ। जब भंग हुआ यानी बंगाल का विभाजन हुआ तो पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता फैल गई और इसने भी लॉर्ड कर्जन की जड़ें हिला दी और लॉर्ड कर्जन को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। देखो बच्चों, कर्जन को इस्तीफा देने के 2 प्रमुख कारण थे, वो हम यहाँ देखेंगे। लॉर्ड कर्जन के इस्तीफे के 2 प्रमुख कारण थे। पहला, बंग योजना की मनमाने ढंग से लागू करने के कारण पूरे भारत में उसके विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया जिसने कर्जन की जड़ें हिला दी और वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने ढूंढने लगा। पहला कारण क्या था, जब बंगाल का विभाजन हुआ, पूरी भारत की जनता नहीं चाहती थी कि बंगाल का विभाजन किया जाए, ना ही बंगाल की जनता चाहती थी, लेकिन उसने क्या किया, मनमाने ढंग से इसको लागू किया, इस नियम को, और बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके विरुद्ध पूरे भारत में आंदोलन छिड़ गया। जब पूरे भारत में एक साथ आंदोलन छिड़ा तो जो उसकी जड़ें जमी हुई थी किसकी, लॉर्ड कर्जन की, भारत में, वो हिल गई और वो वापस से इंग्लैंड जाने के बहाने ढूंढने लगा। एक कारण तो ये था, और दूसरा प्रमुख कारण था वो ये था कि लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त कराना चाहते थे। यानी उन्हीं की काउंसिल थी, ब्रिटिश काउंसिल थी, उस ब्रिटिश काउंसिल में लॉर्ड कर्जन ये चाहते थे कि कोई उनके मिलने वाला फौजी अफसर था, उस फौजी अफसर को वो अपनी इच्छा से नियुक्ति दिलवाना चाहते थे। उसकी सिफारिश को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। जब लॉर्ड कर्जन ने उस फौजी अफसर की सिफारिश की तो उसको ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। अतः क्षुब्ध होकर यानी नाराज होकर किसने, भारत के वायसराय पद से इस्तीफा दे दिया, किसने, लॉर्ड कर्जन ने, और जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। यानी कि वो गुस्सा हो गए किससे, अपनी ब्रिटिश सरकार से, और उन्होंने क्या किया, इस्तीफे की धमकी दी और इस्तीफा दे भी दिया, और उनकी ब्रिटिश सरकार ने वो इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। तो ये 2 प्रमुख कारण थे लॉर्ड कर्जन के कहाँ जाने के, इंग्लैंड वापस जाने के। अगला प्रश्न है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आज से स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, परिस्थितियां और समय हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है। लॉर्ड कर्जन किसी टाइम में क्या शान बान से जी रहे थे और आज वो किस स्थिति में भारत से विदा हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ लेखक बता रहे हैं। लेखक लॉर्ड कर्जन से यह कहना चाह रहे हैं कि आप जरा विचार करें कि भारत में आपकी क्या आन बान और शान थी, यानी आप कितने ठाठ से भारत में रह रहे थे, किसके बराबर रह रहे थे। वो भी देखो लेखक बता रहे हैं कि दिल्ली दरबार में आपकी और आपकी पत्नी की जो कुर्सी थी वो सोने की थी। यानी दिल्ली के दरबार में आप और आपकी पत्नी सोने की कुर्सी पे बैठते थे। आपका हाथी जुलूस में सबसे आगे रहता था। उसका होदा मैंने आपको बताया था, हाथी के ऊपर जो आसन कसा जाता है उसे होदा कहते हैं। चंवर छत्र सबसे ऊंचे थे आपके, चंवर जो ऐसे ऐसे पंखे की तरह हिलता है, छत्र जो छतरी की तरह लेकर के चलते हैं, यानी ये सब चीज़ें सबसे ऊपर आपकी हुआ करती थी। सम्राट एडवर्ड यानी ब्रिटिश जो सम्राट एडवर्ड थे उसके उपरांत आपको ही यह सम्मान प्राप्त था, या तो ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड को यह सम्मान प्राप्त था या आपको ये सम्मान प्राप्त था। तो कितना बड़ा सम्मान आपका यहाँ किया जाता था। इस देश के धनी मानी राजा रईस आपके आगे हाथ बांधे फिरते रहते थे, यानी भारत के जितने भी राजा महाराजा थे, धनी मानी रईस लोग थे, वो आपके आगे हाथ बांध करके खड़े रहते थे। आप जिसे चाहे मिट्टी में मिला सकते थे और तुच्छ नाचीज को बड़े से बड़े पद पर बैठा सकते थे। पुस्तक में भी आया था, आप मिट्टी और काठ के जो लोग हैं, मतलब ये एक उदाहरण दिया गया है, जो बिल्कुल बेकार लोग हैं, नकारा लोग हैं, उनको भी उठा करके आप बड़े से बड़े पद पर बैठा सकते थे, और जो समझदार अच्छे पढ़े लिखे लोग थे उनको आप बिल्कुल मिट्टी में भी मिला सकते थे। यानी आपके पास इतनी सारी पावर थी या इतनी शक्तियाँ आपके हाथ में थी। किंतु आज आपकी यह दशा हो गई है कि आपके कहने से एक फौजी अफसर भी ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त नहीं किया। यानी भारत में तो आपने इतना राज चलाया, भारत के ऊपर तो आपने इस तरह शासन चला रहा है, इतने ठाट बाट से भारत में रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार में आपकी क्या इज्जत है कि आपके कहने से एक फौजी अफसर को भी ब्रिटिश सरकार ने नियुक्ति नहीं दी। और क्षुब्ध होकर
यानी नाराज होकर जब आपने इस्तीफा दे दिया तो उसे भी स्वीकार कर लिया गया। यानी ब्रिटिश सरकार ने आपकी कोई वो नहीं की कि भाई आप रुको और रुक कर के भारत को संभालो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आपको नहीं रहना है तो आप वापस इंग्लैंड जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आपके और यहाँ के सिपाहियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है, यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? आपके का मतलब लॉर्ड कर्जन और यहाँ के सिपाही का मतलब है भारत के लोग। उनके बीच में एक तीसरी शक्ति भी कार्य कर रही है। वो तीसरी शक्ति किसे कहा गया है लेखक के द्वारा? देखो, तीसरी शक्ति से लेखक का तात्पर्य ईश्वर से है। कौन है? ईश्वर से तात्पर्य है, जिसकी लीला बड़ी विचित्र है। कैसी है उसकी लीला? बड़ी विचित्र है। कभी किसी को ऊंचे पद पे ले जाता है और उसे तुरंत भी नीचे भी ला सकता है। जिस तरह लॉर्ड कर्जन शान बान से जी रहे थे और तुरंत ही कुछ समय में ही धरती पर आ गए। तो लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र को धमकी देकर जो लीला या नाटक की, उसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार न करके उन्हें पद विहीन कर दिया। देखो, पहले क्या किया लॉर्ड कर्जन ने? क्या किया? एक नाटक किया कि मैं अपनी सरकार को धमकी दूंगा। किस चीज़ की? इस्तीफा देने की। तो उन्होंने अपनी सरकार को धमकी दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने मेरे कहने से इस फौजी अफसर को नियुक्त नहीं किया तो। लेकिन उसके इस नाटक को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया इस नाटक को, और उन्हें पदविहीन कर दिया और उन्हें कह दिया कि आप इस्तीफा दीजिए और यहाँ से इंग्लैंड पधारिए। तो ये क्या है? ये एक ईश्वर की लीला है। कहाँ तो वो इतने ठाट बाट से आए भारत में, एडवर्ड के बाद उन्हीं का स्थान था, और कहाँ वो पदविहीन कर दिए गए। तो ये ईश्वर की लीला है, जिसका क्रियाकलाप उस तीसरी शक्ति यानी ईश्वर की इच्छा से ही संपन्न होते हैं। यानी मनुष्य कुछ भी कार्य कर ले, लेकिन जो परिणाम है वो ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो देखो बच्चों, हमने बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया ये व्यंग विदाई संभाषण, इसको शब्दार्थ के साथ में पढ़ा और साथ ही हमने इसके अभ्यास प्रश्न भी किए और लेखक का जीवन परिचय और कृतित्व परिचय भी जाना। बच्चों, आप इस व्यंग को दोबारा पढ़िए, लेखक का परिचय जानिए, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व परिचय जानिए और प्रश्न उत्तरों को करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।